हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है 300 पदों पर। 19 या 20 मार्च फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। इससे पहले ये वैकेंसी 2019 में आई थी और इसकी जो परीक्षा थी वो 2 अगस्त 2020 में हुई थी। क्या दोस्तों आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को निकाल कर देखा कि उसमें राजस्थान जीके का जो लेवल था वो कैसा था? जो आपका सब्जेक्ट है लाइब्रेरियन, उनके प्रश्न पूछने का लेवल कैसा था? क्योंकि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जामिनर के अप्रोच को जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर किस लेवल पर जाकर प्रश्नों को पूछ रहा है। पेपर मॉडरेट बना रहा है, इजी बना रहा है या हार्ड बना रहा है, प्रश्नों का पूछने का जो पैटर्न है वो क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी आपके लिए है। इसीलिए दोस्तों, जो लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड की परीक्षा 2020 में हुई थी उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर जाना। ये वीडियो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एग्जाम हुआ था 2 अगस्त 2020 में। ठीक है, 150 प्रश्न पूछे गए थे और 300 अंकों का पेपर हुआ था। समय मिला था 3 घंटे। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आप ये पूरा पेपर देख सकते हो। पहला प्रश्न है आपके सामने, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो वो जो सही ऑप्शन है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इफ्ला। आप यहाँ इंग्लिश में भी इसको देख सकते हो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई है? ठीक है, ऑप्शन होगा इसका ए, 1933 में भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, आप देख सकते हो, अमेरिकन पुस्तकालय संघ का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो शिकागो में स्थित है। ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है? अब आपको बताना है कि पुस्तकालय कंसोर्टियम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी कि नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझाकरण। इसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज थ्रू नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा? महाराजा रणजीत सिंह का, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय का, महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ का, महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ द्वितीय का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय का। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने, पुस्तकालय में पुस्तकों से संबंधित रिकॉर्ड किस पंजिका में उपलब्ध होता है? तो ये होता है परिग्रहण पंजिका। ठीक है दोस्तों, यानी कि असेशन रजिस्टर। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 1956 में। अब दोस्तों आपके सामने है प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान निस्केर निम्न में से किन 2 संस्थानों को विलय कर बनाया गया है? मतलब कि जो ये संस्थान है निस्केर, इसको किन 2 संस्थाओं से जोड़कर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार संस्थान निस्कॉम तथा भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र
इंस डॉग, इन दोनों को मिलाया है तब जाकर निस्केर बना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, मार्क 21 में टैग 260 किसको दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाशन की सूचना को। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, किस पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, आखिर प्रश्न कह क्या रहा है। किस पुस्तक के बारे में मुख्य सूचनाएं आप किस प्रविष्टि से प्राप्त करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मुख्य प्रविष्टि से। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त बीटी प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बॉर्डर टर्म। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की लैंग्वेज देखो फिर समझने की कोशिश करो, आपने अगर इसे पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने, पुस्तकों की प्रविष्टियों है तो सूची कार्ड का मानक आकार क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन 2 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, अवधि 1987 से 2019 को द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो इसे प्रदर्शित करोगे आप सभी P19N87। ठीक है, मतलब ऑप्शन 4 इसका राइट है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 है, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मिश्रित अंकन का। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार ओ साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र पी फैसेट किस पद को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर देख सकते हो आप, एक सूत्र दिया हुआ है तो आपको बताना है कि जो पी है वो किसे प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है भाषा को। किसे करता है? भाषा को। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18 को देखिए, निम्न वर्गीकरण प्रणालियों को उनके प्रथम प्रकाशित वर्षों के अनुसार दर्शाइए। मतलब कि यहाँ पर आपको ये वर्गीकरण प्रणालियाँ दी हुई हैं, इनको बताना है कि ये कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ना राइट आंसर वो होगा 2। ठीक है, तो जो ए है डेवी डेसिमल वर्गीकरण प्रणाली, ये 1876 में आई थी। यूनिवर्सल डेसिमल वर्गीकरण प्रणाली ये 1895 में आई थी। और वहीं पर जो सी ऑप्शन है कॉलन वर्गीकरण प्रणाली, ये 1933 में आई थी। और बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण प्रणाली 1935 में आई थी। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने, द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाने के लिए किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा Y7 का। ठीक है, ऑप्शन 3 Y7। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी डॉक्यूमेंट की सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रलेख की वर्ग संख्या से। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो एक बनता है। तो ये बनता है विषय। ठीक है, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर, किसी पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दर्शाती है? तो ये आपको बताना है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 विषय, पुस्तक का विषय। ठीक है, पुस्तक का विषय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 4 खंड में है। प्रश्न नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी। प्रश्न को समझने की कोशिश करो। प्रश्न कह रहा है कि AACR2 में एक व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्रमिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि निम्नानुसार होगी, यानी कि शीर्षक। ठीक है, वहीं पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक किताब के निम्न परिसूत्र में सी क्या प्रदर्शित करता है? तो ये बताना है आपको। सी प्रदर्शित करता है प्रति संख्या।
प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने, ओपेक का पूर्ण नाम। ठीक है, मतलब कि ओपेक की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। यहाँ भी देख सकते हो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग। अब आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 27। वर्तमान में ISBN अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या में कितने संख्याक होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि 13। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या में एवं कुछ प्रविष्टियां शब्द में हों, ऐसी सूची को SR रंगनाथन के CCC कोड के अनुसार क्या कहा जाता है? इन्हें वर्गीकृत सूची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लासिफाइड कैटालॉग। अगर आपको हिंदी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ इसकी इंग्लिश भी देख सकते हो। ठीक है, वहीं पर प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 AACR2 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1978 में हुआ। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने, किस पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है संस्करण। ध्यान से पढ़ो थ्योरी क्या कह रही है। किसी पुस्तक का पुनः पर्याप्त परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? संस्करण कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर है, द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किसमें संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, एक मुख्य वर्ग, एक पक्ष, दो पंक्ति संख्याएं एक उसी पंक्ति में ही। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? तो ये है विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 33 है आपकी स्क्रीन पर, यह किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? मतलब कि ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा SR रंगनाथन जी ने दी थी। प्रश्न नंबर 34 है आपकी स्क्रीन पर, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 है आपकी स्क्रीन पर, इंडिया हु इज हु नई दिल्ली इन्फा पब्लिकेशंस किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो ये जीवनी स्रोत है, ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 36 देखिए, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रकाशन किया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के द्वारा। प्रश्न नंबर 37 है आपकी स्क्रीन पर, बिब्लियोग्राफी यानी कि ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कॉनरेड गैसनर को। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने, कौन सा ई स्रोत नहीं है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 बोल रहा है कौन सा इनमें से ई स्रोत नहीं है, यानी कि हस्तलिपि। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 है, सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? यानी कि अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल आर विच टाइप ऑफ सोर्स? तो ये हैं 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि द्वितीयक स्रोत। ठीक है, द्वितीयक स्रोत। प्रश्न नंबर 40 है आपकी स्क्रीन पर, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? इसका प्रकाशन करता है प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। तो आपको बताना है कि जो पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है वो इनमें से कौन सा है? तो वो है वर्ग संख्या। ठीक है दोस्तों, क्या है? वर्ग संख्या। प्रश्न नंबर 42 है, लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें जो ये है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर, सर्वप्रथम अनुक्रमण हेतु KWIC की वर्ड इन कॉन्टेस्ट शब्द किसके द्वारा दिया गया?
तो ये जो शब्द था ये दिया गया था HP लूहन के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है? इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये प्रकाशित करता है। ठीक है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 45 है, एक्केसव क्या है? मतलब कि इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पूछ रहा है व्हाट इज पेटेंट, मतलब पेटेंट क्या है? पेटेंट को हिंदी में यहाँ लिखा है एक्केसव, अकस्सव क्या है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3, आविष्कारकर्ता या उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध। ठीक है, इसे ही पेटेंट कहते हैं, समझ गए। उसको प्रश्न नंबर 46 है, रेफरेटिवनी जर्नल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारकरण पत्रिका। मतलब कि आप शब्द भी देख सकते हो, जो वर्ड हैं वो भी कितने कठिन है, हार्ड है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इसको रोजाना प्रैक्टिस किया करो ताकि आपके दिमाग में रहे चीज़ें। प्रश्न नंबर 47 है आपके सामने, कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय के शौचालन हेतु कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है इन्फ्लीबनेंट। ठीक है, यहाँ देख सकते हो इन्फ्लीबनेंट, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, इन्फ्लीबनेंट किस देश के विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से संबंधित है? तो ये भारत के पुस्तकालयों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49 है, एक भाषा में प्रकाशित पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा में रूपांतरकर्ता को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुवादक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, OCLC का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 51, व्यापार ग्रंथ सूची क्या है? इसका राइट आंसर है पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हो, उसे व्यापार ग्रंथ सूची कहा जाता है। प्रश्न नंबर 52 है आपकी स्क्रीन पर, पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नॉन प्लान बजट का। ठीक है, प्रश्न नंबर 53 है आपके सामने, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है मेलविन डेवी का, मेलविन डेवी। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? 54 का जो राइट आंसर है वो है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, क्योंकि उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 55 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेल्फ सूची का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? तो इसका जो उपयोग है वो है स्टॉक सत्यापन का। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, देखिए आपकी स्क्रीन पर, ऐसी पुस्तकें जो महंगी एवं दुर्लभ हो उनके लिए किस प्रकार की जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है? उनके लिए चमड़े की पूर्ण जिल्दबंदी उपयुक्त रहती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है आपकी स्क्रीन पर, प्रकाशकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशन सूचियां पुस्तकालय में किस कार्य हेतु उपयोगी हैं? पुस्तकों का चयन। प्रश्न नंबर 58 है आपकी स्क्रीन पर, पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि और राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित है? तो ये पुस्तकालय कोष से संबंधित है। प्रश्न नंबर 59 है आपके सामने, किसने प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो ये हेनरी फेयोल ने किया है, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 60 है आपके सामने, पुस्तकालय है तो पुस्तकें खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में से सही प्रक्रिया क्रम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि सबसे पहले आपको पुस्तकों का चयन करना पड़ेगा, उसके बाद क्रय आदेश करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको पुस्तकों का सत्यापन करना पड़ेगा, भुगतान प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से
पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? छंटाई कहलाता है। हिंदी में वीडिंग आउट। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 62 है आपके सामने, पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कोर्ब किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पुस्तकालय प्रबंधन से। प्रश्न नंबर 63 है आपके सामने, एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? ये पुस्तकालय बजट कहलाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मात्रात्मक जानकारी जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टैटिक्स। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पुस्तक विक्रेता। प्रश्न नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर है, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, संग्रह विकास नीति। इंग्लिश में बोले तो कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है, डॉक्टर SR रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में थे? तो ये थे 1957 में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 है आपके सामने, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक से कैसे बनाया रखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संरक्षण करके, यानी कि कंजर्वेशन करके। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 है आपके सामने, किस कर्मचारी द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह पूर्ण करने पर कैसी अनुभूति होती है? 69 का जो राइट आंसर है वो है कार्य संतुष्टि, यानी कि जॉब सेटिस्फिकेशन। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, पुस्तकालय के निम्न अनुभागों को उनमें उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ अनुभाग है, दूसरी तरफ सामग्री है। इसका जो वैसे राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन 2। ठीक है, 70 का ऑप्शन 2 है। तो इसको हम लोग अब करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आदान प्रदान जो अनुभाग है ये 3 पर आएगा, पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तकालय कार्ड और कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद जो ये पत्र पत्रिका वाला भाग है ये जाएगा 4 पर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, न्यूज लेटर्स। उसके बाद जो संदर्भ का है, ठीक है, संदर्भ का है ये जाएगा शब्दकोश, निर्देशिकाएं, विश्वकोश। और सूचीकरण का जाएगा पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक थैली, देय दिनांक, स्लिप। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 70 है, ISSN क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, अब ये तो कंप्यूटर के प्रश्न आ चुके हैं, तो इसका आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ये है प्रिंटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न नंबर 73 है, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? 73 का राइट आंसर है सॉफ्टवेयर के बिना। प्रश्न नंबर 74 है, कृत्रिम बुद्धि यानी कि AI का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये है 5वीं पीढ़ी से। ठीक है दोस्तों। वहीं पर प्रश्न नंबर 75 है, आप पुस्तकालय इंटरनेट सेवा में www से क्या समझते हैं? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया है? जो विनिसिस सॉफ्टवेयर है उसे किसने विकसित किया है? तो यूनेस्को ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 77 है, सोल से तात्पर्य है? सोल से क्या तात्पर्य है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 78 है आपके सामने, निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? तो ये होती है टेराबाइट में। किसमें होती है? टेराबाइट में। प्रश्न नंबर 79 है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग पुस्तकालय में किस हेतु किया जाता है? ये परिसंचरण के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 80 है, ईमेल, यूजनेट, गोफर, WAIS सेवाएं क्या कहलाती हैं? ये इंटरनेट सेवाएं कहलाती है, यानी कि अंतर्जाल। प्रश्न नंबर 81 है,
TQM से आप क्या समझते हैं? TQM से आप क्या समझते हैं? टोटल क्वेश्चन मेथड। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टोटल क्वेश्चन मेथड। ठीक है दोस्तों। वहीं पर अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु किससे निर्मित होते हैं? ये होते हैं तांबे के तार से। प्रश्न नंबर 83 है, URL का पूर्ण रूप क्या है? URL का पूर्ण रूप क्या है? इसका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न नंबर 84 है, सार्वभौमिक ग्रंथ सूची नियंत्रण की धारणा किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ये की गई थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों प्रश्न नंबर है 85, विनिसिस क्या है? विनिसिस है CDS ISIS विंडोज वर्जन। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 है, निम्नांकित को उनसे संबंधित के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। ठीक है। तो इसमें जो इन्फ्लीबनेट है ये जाकर मिलेगा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क से। उसके बाद जो डेलनेट है, डेलनेट मिलेगा संसाधन सहभागिता से। विनिसिस है वो मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर से मिलेगा। ई प्रिंट्स डिजिटल सूचना से मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट है तो टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मोडेम। दोस्तों अगला प्रश्न है 88, निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप चुनिए। तो इसका जो सही प्रारूप है वो है xyz@gmail.com। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 89 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, यानी कि इंग्लिश में देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हिंदी में तो समझ आएगा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। तो इसमें है डेटा, फिर सूचना, फिर जानकारी। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 है, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं? तो ये रिसाइकिल बिन में संग्रहित होती हैं। प्रश्न नंबर 92 है आपके सामने, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? ये है विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का। ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 93 है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? ये आते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय। अगला प्रश्न है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये हुआ था 2006 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया था? तो 95 का जो आंसर है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 96 है आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। प्रश्न नंबर 97 है, भारत सरकार द्वारा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1972 में की गई थी। प्रश्न नंबर 98 है, डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान का निम्न में से कौन सा चौथा नियम है? तो ये नियम है पाठक का समय बचाएं। ठीक है दोस्तों। 98 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। प्रश्न नंबर 99 है आपके सामने, भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में 1992 के अधिनियम संख्या 13 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रतिलिप्याधिकार कितने वर्ष तक वैध रहेगा? तो इसका होगा 60 वर्ष तक। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय ग्रंथालय स्थापित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों अब राजस्थान जीके शुरू हो चुकी है। राजस्थान जीके का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 102 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नदियां दी गई हैं और उसकी सहायक नदियां भी दी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माही। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित
किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उप आदर दक्षिणी मैदान। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 104 है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में से कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? तो ये मिलती है इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 105 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संरक्षित वन। ठीक है, ये 2017 का डेटा था, आप लेटेस्ट पढ़ के जाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाली। ठीक है दोस्तों, 106 का 4। प्रश्न नंबर 107 है, राजस्थान में किस वर्ष में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 2002 से 2003। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, यानी कि AFRI, एराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, किस जिले में स्थित है? तो ये है जोधपुर में। अगला प्रश्न है आपके सामने, बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये पाली में अवस्थित है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? इसका राइट है ऑप्शन 4, यानी कि रागड़ी। पर दोस्तों, अगला प्रश्न है, कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था? आशाधर, विश्वरूप, भंड या पृथ्वी भट्ट? तो पृथ्वी भट्ट था। ठीक है, इस प्रश्न में बहुत से स्टूडेंट गलतियां करते हैं और ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राजस्थानी पद्य साहित्य का प्रकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ काव्य रचना दी गई है, आपको बताना है। तो 112 का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन 1। ठीक है, मतलब कि आप देख सकते हो, नृत्य संगीत मूलक का काव्य, इसका जाएगा चरचरी। ठीक है, फिर है चरित्र मूलक काव्य हरि पिंगल, मंगल मूलक काव्य, इसका जाएगा धवल, प्रेम मूलक काव्य, ये जाएगा बिसल देव रासो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ अकादमी संस्थाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ पूछा गया है कि वो किस जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा 113 का वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, इसको आप देख लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, राजस्थान भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी वो बीकानेर में है। ठीक है, वहीं पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये मिलेगा आपको देखने को उदयपुर में। राजस्थान ललित कला अकादमी आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको जयपुर में देखने को। ठीक है, और उसके बाद राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ये आपको जोधपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वैसे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, आप भी मिलाकर देख लेना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें भी आपको लोक देवता हैं एक तरफ संबंध बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ठीक है, कल्ला जी का संबंध है भूत प्रेत से। ठीक है, वहीं पर गोगा जी का संबंध है सर्प से, करणी माता का संबंध है चूहों से, पाबू जी का संबंध है ऊँटों से। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरबू जी से। ठीक है, अगला प्रश्न है, राई नृत्य संबंधित है, ये है भील जनजाति से। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 117, बांकिया, सिंगी और टोटो लोक वाद्य किस परंपरा से संबद्ध है? तो इसका होगा सुशिर वाद्य से। ठीक है, प्रश्न नंबर 118 है आपके सामने, घूंघरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 119 है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये झालरा पाटन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 120 है आपके सामने, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ब्याना दुर्ग भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, ये भी बता दूं कि अभी जिलों की स्थितियां बदल चुकी है, इसीलिए हो सकता है कि कोई स्थान किसी और न्यू जिले में चला गया हो, तो वो आप अपडेट कर लेना। मैंने आपको यहाँ ये बताने का प्रयास किया है कि प्रश्नों का लेवल क्या था, प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दुतई, गद्दर, कानो एवं मिजराई किससे संबंधित है? तो ये अंग रखी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था कन्हैयालाल सेठिया जी के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उत्सव दिए हुए हैं। आपको बताना है किस स्थान का कौन सा उत्सव फेमस है। तो आप यहाँ देख सकते हो महावीर जी स्थान किस लिए फेमस है? लठमार होली के लिए। भिनाई किस लिए फेमस है? भिनाई फेमस है कोडामार होली के लिए। और सांगोद किस लिए फेमस है? सांगोद फेमस है नहान के लिए। और बाड़मेर किस लिए फेमस है? पत्थरमार होली के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो सुमेलित करने वाले प्रश्न कई पूछे गए हैं। तो एक तरफ राजस्थान अकादमियाँ दी हुई हैं, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 124 का ये होगा ऑप्शन 2, ठीक है। आप इसे खुद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है जो पानी में फ्लोराइड के कारण होता है? ये नागौर प्रभावित है इससे। अगला प्रश्न है सालार के वन वितरित हैं? तो ये हैं अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। प्रश्न नंबर 127 है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो ये की गई थी 2010 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? तो बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण ये कारण नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 129 है, लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, गोडवार प्रदेश नाम से। अगला प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही है शेर, अंचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, भले ही राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, आपको चोटियों का क्रम पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 131। अब दोस्तों इंग्लिश के प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों थी, लेकिन जो वैकेंसी 2024 में आई है इसमें से हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया है। इसीलिए मैं भी इन प्रश्नों को करवाकर आपको और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कि जितने प्रश्न थे 130 तक वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं, ठीक है। बाकी जो प्रश्न हैं वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के बचे हैं, तो उनको करवाने का कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ये था पेपर 2020 का जो राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का हुआ था। मैंने संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है, एक एक प्रश्न आपको बता दिया है कि प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और आपके पास जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।